हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम एचपीएस 2022 की स्ट्रेटेजी, जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि हमारी नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या अप्रोच रहनी चाहिए ताकि हम प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है पेपर 1 पेपर 2 बोथ अच्छे मार्जिन से क्लियर कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू पेयर होस्ट। ये जो स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं ये किन किन कैटेगरी के एस्पिरेंट्स को अप्लाई करेगी, वो अडॉप्ट कर सकते हैं। ये फ्रेशर्स जो हैं वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। रिपीट अटेम्प्टर जो फेल हो रहे हैं, एक बार दे चुके हैं, 2 बार दे चुके हैं, वो भी जो हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनके पास टाइम की कमी है, काम कर रहे हैं ऑफिस में, साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इस जो स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। एनी अदर कोई दूसरा डिजायरस या इंटरेस्टेड एस्पिरेंट है अदर कैटेगरी के जो इन तीनों में कवर ना हुए हो, वो भी इसको कवर कर सकते हैं। देखिए, ये स्ट्रेटेजी जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये कम्प्लीटली ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी है। ये आप 90% 99% लोगों को ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करेगी, बाकियों को नहीं अप्लाई कर सकती क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम लोग फेल क्यों होते हैं, तो वो मिस्टेक्स जो हमें फेल कराती हैं वो हमें अवॉइड करनी है। तो प्रोमिनेंट 3 मिस्टेक्स जो मोस्टली एस्पिरेंट्स करते हैं वो है कि उनमें नॉलेज डेफिशिएंसी होती है। नॉलेज डेफिशिएंसी का क्या मतलब है कि उनको एडिक्वेट नॉलेज नहीं होती है, जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल वो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो फेल हो जाते हैं। तो इसके कारण कई हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी बुक लिस्ट प्रॉपर नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में आ नहीं रहा है, या फिर जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं वो तरीका गलत है। बुक्स ठीक हैं पर तरीका गलत है, ये भी कारण हो सकता है। दूसरा जो कॉमन रीज़न है वो है कि आपको नॉलेज तो सफिशिएंट है पर आपने रिवाइज नहीं करा है और आपने एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं करी है। तो आपने कोई चीज़ पढ़ी भी है पर एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो आपको वो चीज़ याद नहीं आती है। तो ये रिवीजन डेफिशिएंसी का रिवीजन डेफिशिएंसी के कारण ही ये होता है। तीसरा जो प्रोमिनेंट रीज़न वो है कि आपको एडिक्वेट नॉलेज भी है, आप रिवीजन भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है आपकी अटेम्प्टेशन में। ये कई रीज़न के कारण हो सकती है। आप सी की जगह डी भर दो बबल में, ये रीज़न हो सकता है। या फिर एग्ज़ाम प्रेशर होता है, एंग्जाइटी होती है, ये सारी चीज़ें आपको गलत करा देती हैं। आप ऑप्शंस गलत भरते हैं या फिर आती सिंपल क्वेश्चन जो आते हैं आपको उनको आप गलत कर देते हैं। ये सभी रीज़न हैं, इन कारणों से आप फेल होते हैं। तो इन सब को हमारी प्रीलिम की अप्रोच में जो आगे स्ट्रेटेजी रहेगी, हमें इन सभी गलतियों को करेक्ट करना है या इनको अवॉइड करना है। तो ये गलतियां हम नहीं करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्ट्रेटेजी नाउ। सो हमारे जो 3 मंथ की स्ट्रेटेजी प्लान रहेगा उसमें पिलर 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। सो पिलर 1 रहेगा बेसिक बुक्स। अगर आपको बेसिक बुक्स का अभी पता नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी बुक लिस्ट डाल दूंगा, या और टॉपर्स की बुक लिस्ट भी आप देख सकते हैं और उसमें से एक प्रॉपर बुक लिस्ट अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, प्रॉपर बुक लिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बुक लिस्ट प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर बुक लिस्ट का मतलब है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम में कहीं और कुछ किसी और बुक से आ रहा है, तो ये दिक्कत है। ये आपको नहीं करना है। एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बुक लिस्ट बनानी है। तो जैसे पॉलिटी शॉर्ट में अगर डिस्क्राइब करूँ मैं, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होती है, हिस्ट्री के लिए हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, या एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए शंकर पढ़ते हैं, या फिर करंट अफेयर की कोई मैगजीन करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हैं। तो ये सभी चीज़ें तो हैं, पर ये डिटेल्ड स्ट्रेटेजी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आई होप जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता होगा कि प्रॉपर बुक लिस्ट क्या है। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बुक लिस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको बुक लिस्ट प्रॉपर पता है पर आपको पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए। देखिए, मैक्सिमम लोगों को बुक लिस्ट पता है, सबको पता है कि ये पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए ये पढ़नी, ये स्पेक्ट्रम पढ़नी है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है, बट उसको पढ़ने का तरीका एक
प्लान्ड तरीका आपका होना चाहिए, जिस तरह से आप, अगर आपको प्री के लिए अगर हम स्पेसिफिकली डिस्कस करें तो आपको फैक्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप पेपर्स देखेंगे एचपीएस के पुराने पेपर्स, तो फैक्चुअल चीज़ें जैसे पॉलिटी में आर्टिकल्स ज़्यादा आते हैं, आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, आपको फैक्चुअल चीज़ें अभी प्री के लिए ज़्यादा पढ़नी है। मेंस में आपको डेप्थ में टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में जाना है, अभी आपको उस तरह से उस किताब को पढ़ना है। आपको फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा देखनी है, आपको आर्टिकल्स, नेम, हिस्ट्री में भी, स्पेक्ट्रम में भी वैसे ही आपको देखना है। एक प्रॉपर तरीका ज़रूरी है, आप उस तरीके से उसको देखिए। ये तरीका कहाँ से आएगा आपको, जब आप PYQs देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, उस हिसाब से बुक को पढ़ो, ना कि चैप्टर वाइज। लोग गलती क्या करते हैं कि बुक्स को, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक उठा ली या स्पेक्ट्रम की बुक उठा ली और चैप्टर वाइज करने लगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 15 चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर वाइज मत पढ़ो, वेटेज वाइज पढ़ो, कहाँ से PYQs देखो, कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, कहाँ से कम आ रहा है, उस हिसाब से बुक को पढ़ना है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट मेकिंग काइंडली बंद कर दें। अब बेसिक NCERTs या स्टैंडर्ड बुक, स्पेक्ट्रम हो गया, पॉलिटी, इन सब के नोट्स बनाना बेकार है। अगर कोई और बुक है तो आप नोट्स बना सकते हैं, अगर बनाए हैं आपने तो ठीक है, अगर नहीं बनाए किसी चीज़ के तो अब बनाना बंद कर दीजिए, टाइम कम है। सो ये हमारा पहला पिलर है, हमने बेसिक बुक्स कंप्लीट करनी है। तो अगर हमने बेसिक बुक्स कंप्लीट कर दी, उसके बाद एडिशनल क्या बचता है, हमें नेक्स्ट पिलर जो करना है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए क्या करना है, एटलीस्ट आपको 1 साल का करंट अफेयर करना है एग्ज़ाम से पहले का। अगर आप किसी के पास पूरा टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि वो कवर कर पाए सारा, तो जनवरी ऑनवर्ड कर सकते हैं, 7-8 महीने का भी मेरे ख्याल से सफिशेंट है, इतना ही आता है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, करंट अफेयर लोग कर लेते हैं, लेकिन आजकल जो मैगजीन्स, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट देते हैं, वो 150 पेज, 200 पेज की मैगजीन होती हैं। अगर आपको 12 मैगजीन पढ़नी है तो आपके 2400 पेज तो यही हो जाएंगे। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल करना नहीं, ये पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली, आप कर सकते हैं इनको। सो ये जितनी भी सारी मैगजीन है, इन्होंने हर, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये नहीं रहता है कि आपको, आपका सिलेक्शन, इनका ये रहता है कि अगर कहीं से क्वेश्चन आए तो वो एटलीस्ट इनकी मैगजीन में कवर हो। सो इसको सेलेक्टिवली करना है आपको, इसको हर चीज़ नहीं करनी है इससे। तो वो आपको PYQs या बाकी की, अगर आपको थोड़ा सा प्लानिंग का पता होगा कि किस तरह के कोर एरियाज से क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से आपने वो करना है। पेज वाइज पेज ये मैगजीन नहीं करनी है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि करंट अफेयर्स 1/5 या 1/6 पोर्शन है पूरे सिलेबस का, प्री का। सो लोग क्या करते हैं कि आधा आधा दिन, पूरा पूरा 5-5 घंटे, 6-6 घंटे करंट अफेयर में लगे रहते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन आएंगे 10 या 15, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, 20 रख लो। सो और वो भी क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो आपने पढ़ा है वही आएगा। हो सकता है आपने किसी मैगजीन से पढ़ा हो, उससे ना आए, वो किसी दूसरी मैगजीन से आए, तो ये भी इशू है। सिंस इट ये बहुत ही डायनामिक है, तो आपको मतलब बेसिक मिनिमम कंप्लीट करना है, 8-10 मैगजीन्स मंथ्स की प्रायर टू एग्ज़ाम वो कंप्लीट करनी है। 2-3 इंस्टीट्यूट में नहीं भागना, एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट जो भी है, और वो भी सिलेक्टिवली करनी है। ये आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए। मतलब एक मंथ के करंट अफेयर आपके 40-50 पेज से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए करंट अफेयर। अगर अब खुद ही देख लीजिए, अगर आप 200 पेज की करंट अफेयर करते हैं, 2400 पेज आप करते हैं, तो वो आपको क्या याद रहेगा उसमें से, उसको आप ना रिवाइज कर पाएंगे, तो लास्ट में आपको जो आता भी होगा वो भी आप गलत करेंगे उसमें। सो क्लियरली इस बात को ध्यान दें, करंट अफेयर अगर करना है, एक मैगजीन उठाइए किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की, और फिर उसको बार बार कीजिए, 2-3 बार रिवीजन करिए और सिलेक्टिवली पढ़िए। नेक्स्ट जो पिलर हमारा आता है, तीसरा पिलर, वो है HPGK। HPGK के लिए जो पर्सनली मैंने तो वंडरलैंड कभी पढ़ी नहीं है, अगर किसी ने पढ़ रखी है तो वो ज़रूर वंडरलैंड से जाए, वंडरलैंड को कंप्लीट करे। अगर अभी से किसी ने HPGK पढ़ना है, मतलब नेक्स्ट 3 मंथ बचे हैं और अभी से पढ़ना है, तो वो इसको वंडरलैंड को ना करके किसी छोटी बुक को पढ़े, क्योंकि अगर आप वंडरलैंड करेंगे, ये बहुत बल्कि बुक है, इसको कर पाना भी पॉसिबल नहीं। अगर कर भी लिया आपने तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, फिर आपको जो आता है वो, मतलब आप इफ़ेक्टिवली एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे वो चीज़ें। तो सिंपल सी बात है, मैं जो रेकमेंड करूँगा, मियां गोवर्धन सिंह या कोई भी आप दूसरी बुक पढ़ लीजिए जो छोटी हो, जिसको आप कंप्लीट कर पाए और 1-2 रिवीजन भी कर पाएँ। नेक्स्ट चीज़ है इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल का पढ़ना है आपने, तो
उसमें भी 14-15 चैप्टर हैं, वो भी सेलेक्टिवली पढ़ना है। मतलब आप 4-5 घंटे या एक दिन से ज़्यादा आप उसमें ना लगाएं, या 2 दिन रख लो ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम उसमें नहीं देना है, और सिलेक्टिवली आपको फैक्ट्स वगैरह उसमें याद रखने हैं। बजट आपको करना है, जो लेटेस्ट बजट है वो कंप्लीट करना है। इसमें भी हिमाचल जीके, क्योंकि 1/3 पोर्शन हिमाचल का आता है, अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपको करने हैं। कई लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, पर आपने ऐसा नहीं करना, ये गलती नहीं करनी है। एटलीस्ट आपको बेसिक मिनिमम तो कंप्लीट करना ही है। नेक्स्ट जो पिलर, हमने बेसिक बुक्स कर दी, हमने करंट अफेयर्स कर लिया, हमने हिमाचल का जीके कर लिया। अब जो नॉलेज हमें गेन हुई है उसको हमने PYQs में टेस्ट करना है कि कहाँ हमें कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। एटलीस्ट पिछले 3 साल के बोथ GS के और CSET के PYQs आप सॉल्व करो। उसमें स्कोर कितना आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एटलीस्ट आपको कोर एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उस हिसाब से फिर आपने रिवीजन, जो बुक्स आपने पढ़ी हुई हैं उसका रिवीजन फिर उस माइंडसेट से करना है कि किस तरह के फैक्ट्स पूछे जाते हैं, ना कि चैप्टर वाइज पढ़ते रहो उसको। फिर आप PhD कर लोगे, उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। सो आप मतलब एग्ज़ाम क्लियर करना है, PhD नहीं करनी है उसमें। सिंपली फैक्ट्स याद रखो जो आपको एग्ज़ाम में आने हैं। नेक्स्ट जो PYQs के बाद पिलर है वो है प्रैक्टिस एंड रिवीजन। अभी तक आपने सब कुछ कर लिया, जो पढ़ना था वो पढ़ लिया है। जो पहली हमने डिस्कस की थी नॉलेज डेफिशिएंसी की, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात है रिवीजन डेफिशिएंसी की, उसको हमने करेक्ट करना है। उसको कैसे करेक्ट करना है? एक तो PYQs आपने सॉल्व कर दिए, दूसरा है आप मॉक टेस्ट कर लीजिए, मॉक टेस्ट दे दीजिए फुल प्रॉपर एग्ज़ाम कंडीशन में। 4-5-10 मॉक टेस्ट दे दीजिए अगर आपको दिक्कत है कि प्रॉपर आप, उससे होगा क्या, आप जो सिली मिस्टेक्स होते हैं, बबल फिलिंग में गलती करते हैं, या और सिली मिस्टेक्स जो होती हैं प्रॉपर एग्ज़ाम में, एक्चुअल एग्ज़ाम में, तो वो आप अवॉइड कर देंगे। अगर आपने वो यहाँ पे कर दी तो आप एक्चुअल एग्ज़ाम में नहीं करेंगे। CSET को एडिक्वेटली प्रैक्टिस करिए, आजकल CSET बहुत टफ आ रहा है अब। तो अगर आप मैथ, इस तरह का आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी है, फिर भी आप 2-4 टेस्ट ज़रूर लगा लीजिए, पेपर प्रैक्टिस कर लीजिए पहले। सो यही है, आप जो आपने मटेरियल अभी तक पढ़ा है, प्लस जो करंट अफेयर्स आपने पढ़े हैं उसको आप रिवाइज करते रहिए। एट लीस्ट 3 से 4 बार आपका रिवीजन होना चाहिए एक्चुअल एग्ज़ाम से पहले, तभी आपको जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो याद आएंगी एग्ज़ाम में, अदरवाइज़ वो एग्ज़ाम में नहीं याद आती हैं आपको। ठीक है, तो ये आपने करना है, प्रैक्टिस और रिवीजन। एटलीस्ट मतलब लास्ट का जो महीना है, प्री जैसे होना है, मान लो अक्टूबर में होता है, अक्टूबर स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में, तो प्री से पहले जो 1 मंथ का टाइम है वो आपको प्रैक्टिस और इसमें रिवीजन में देना है, 1-1.5 मंथ का टाइम। सो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट पिलर है कि अब तीसरा जो लास्ट प्रॉब्लम डेफिशिएंसी हमने फेस की थी, एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हैं, हमने पढ़ा भी बहुत है, हमने रिवीजन भी बहुत किया, फिर भी हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़, वो दिक्कत है अगर आपके अटेम्पटेशन में दिक्कत है। देखिए, जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो स्टे काम एंड कंपोज देयर, अदरवाइज जो आपको आते भी हैं क्वेश्चन, आप उनको भी गलत कर देंगे और आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। देखिए, कॉमन सेंस को अपने अपने मुंह ओपन माइंड से देखिए क्वेश्चंस को। हमेशा क्वेश्चंस बुक्स से नहीं आते हैं, हमेशा क्वेश्चंस आपकी जो पढ़ा है वही नहीं आएगा। आप कॉमन सेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस, एटलीस्ट हर पेपर में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉमन सेंस को अप्लाई करिए। 4-5 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 10 मार्क्स आपको अंदर लिस्ट में सेलेक्ट करवा सकता है और बाहर भी निकाल सकता है। सो लाइटली मत लीजिए चीज़ों को, कॉमन सेंस को अप्लाई करिए। दूसरा है कि आपको इजी क्वेश्चंस, आपको सिंपल इतना करना है कि आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तो करने ही नहीं है, आपको उनको लीव कर दीजिए। बट आप सिंपल क्वेश्चन है, अगर उनको आप गलत कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन एग्ज़ाम में होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इजी क्वेश्चन सारे ठीक करेंगे, अगर आप गलत उनको कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा फिर। नेक्स्ट है, कुछ लोग हैं जिनका वैसे तो स्कोर ठीक होता है, लेकिन तुक्केबाजी की वजह से, नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तुक्केबाजी, देखो, तुक्केबाजी वहाँ पे करनी है जहाँ पे आपको 50-50%, मतलब 4 में से 2 ऑप्शंस आते हैं, 2 नहीं आते हैं, या फिर 1 आता है, 3 नहीं आते, वहाँ तक कर सकते हैं। पर अगर कुछ भी नहीं आता है और आप उसमें भी टिक करके
आ रहे हैं तो वो गलत बात है। वो मैक्सिमम चांसेस है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 100% रॉन्ग होने के उसके चांसेस हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको वहाँ पे पैनिक नहीं होना है। आपने इतना सारा हार्ड वर्क किया है, आपने इतनी प्रैक्टिस करी है, तो पैनिक तो उनको होना चाहिए जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करी। आपने तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है, तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अगर एग्ज़ाम टफ़ आता है तो वो सबके लिए टफ़ होगा, अगर एग्ज़ाम ईजी आता है तो वो सबके लिए ईजी होगा। तो वो चीज़ें आपको, उन चीज़ों की आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, आपने अपना बेस्ट देना है वहाँ पे। प्री से पहले कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे एग्ज़ाम सेंटर पे प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुँचे, या कुछ भूल गए, एडमिट कार्ड भूल गए, या कुछ और चीज़ें, इस तरह की चीज़ें। तो वो चीज़ें हमारे एग्ज़ाम परफॉर्मेंस को डेफिनेटली इम्पेक्ट करती हैं। तो प्रॉपर आप टाइमली पहुंच जाएं, प्रॉपर तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी हैं चीज़ें, उनको प्रॉपर टाइम से वहाँ पे आप प्रॉपरली पहुंच जाएं। ये चीज़ें अवॉइड करें। नेक्स्ट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। एक वॉच हमेशा अपने एग्ज़ाम सेंटर में आप जब जा रहे हैं तो हमेशा रखें। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट आपको विजिट तो करना ही है हर कोई क्वेश्चन, चाहे वो आपको बाद में टफ लग रहा है उसको छोड़ दो, बट विजिट तो करना है। अगर आपने पढ़ा नहीं और बाद में आकर देख रहे हैं कि यार ये तो मेरे को आता था, ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, तो वो ब्लंडर होते हैं, फिर वो आपके सिलेक्शन को रोकते हैं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, बहुत डिफ़िकल्ट कोई आ रहा है तो फालतू उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। वो लीव, कुछ क्वेश्चंस लीव करने के लिए होते हैं, उनको लीव कर दो, छोड़ दो उनको। तो अभी हमने ये जो प्लान डिस्कस किया, हमने प्री का प्लान, जो 3 स्टेजेस में जो मिस्टेक्स होती हैं उनको हमने रेक्टिफाई करने की कोशिश करी है। चाहे आपके बेसिक बुक्स हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे आपके PYQs हो, चाहे एग्ज़ाम कंडीशन में, एग्ज़ाम हॉल कंडीशन में आपको कैसे करना है परफॉर्म। अगर आप इन चीज़ों को रिलीजियसली फॉलो करोगे, मैं लिख के देता हूँ, कोई भी आपका सिलेक्शन जो है प्री में रोक नहीं सकता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। और देखिए, कोई भी प्लान जो है वो मास्टर प्लान नहीं होता है, और देर इज़ नो परफेक्ट प्लान, देर इज़ जस्ट अ प्लान, यू हैव टू प्रूव इट बाय एग्जीक्यूटिंग इट राइट। ओके, सो जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि एक मास्टर प्लान होता है, बच्चे ढूंढते हैं कि भाई हमें कोई मास्टर प्लान मिल जाए क्रैक करने का। मास्टर प्लान शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। आपको ये सारी स्टेजेस जो हमने डिस्कस करी, ये एक एक करके आपको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे पास हो पाएंगे। अदरवाइज़ आपका जो परफॉर्मेंस अभी तक हो रहा है वो वही रहेगा। सो अपना 100% दीजिए, जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कीजिए। आपका कौन सिलेक्शन आपका रोकेगा? अगर आपने एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट आपने समझ ली और आप अपना पूरा दे रहे हैं 100%, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना है। और जो अगर नहीं भी होता है, जो भी रिज़ल्ट रहता है, अल्टीमेटली आपने ऑनेस्टली पूरा काम किया है, तो आपने 100% दिया है, तो कुछ ना कुछ सीख आपको ज़िंदगी के लिए और एग्ज़ाम ज़िंदगी के लिए ज़रूर इससे मिलेगी। सो आई होप आपकी प्री से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं वो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमें भेज सकते हैं, तो वहाँ पे आपकी क्वेरीज़ को डिस्कस किया जाएगा और रिजॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।